प्रदेश में लगातार कोरोना के संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। इसको लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज बलरामपुर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के साथ साथ एक मॉक ड्रिल भी की गई। मॉक ड्रिल में ये देखा गया कि जब कोरोना के मरीज आते हैं वो डॉक्टर कितने सतर्क रहते हैं। हम बलरामपुर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाकायदा पूरे वार्ड का निरीक्षण किया है। जो बेड आरक्षित किए गए हैं उनका निरीक्षण किया है, क्योंकि लगातार अगर रोज डेली का अगर आंकड़ा देखा जाए तो करीब 60 मरीज पर डे कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, इसका बाकायदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के काफ़ी अलर्ट हैं। हालांकि लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में करीब 11 हॉस्पिटल हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में देने की कवायद है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के कहा यह जा सकता है कि इस बार का जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो पैनिक हो रही है। तो इसको लेकर के लगातार जो सरकार है वो कवायदें तेज की हुई है। यही वजह है कि आज जिस तरीके से लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। यूपी के शाहजहांपुर के निगोई थाना क्षेत्र में आज से 30 साल पूर्व हुए दोहरे हत्याकांड मामले में शाहजहांपुर में विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने 8 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने सभी 8 दोषियों को 10-10 हज़ार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। आपको बताते चलें कि वर्ष 1993 में थाना निगोई क्षेत्र में होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा था, जिस दौरान वहां पर एक गोलीकांड हुआ जिसमें उमराय और राम शरण नाम के 2 व्यक्तियों की, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा करीब 4 से 5 लोग इस वारदात में घायल भी हुए थे। मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपी जेल गए। अब विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने अभियोजन पक्ष के गवाह और सरकारी वकीलों की पैरवी के बाद इस मामले में 8 लोगों को दोषी करार दिया है, जिसमें 3 सगे भाई शामिल हैं। इस पूरे मुकदमे में कुल 11 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें मुकदमों के दौरान इतना लंबा समय जब बीता तो 3 आरोपियों की मुकदमे के चलने के दौरान ही मौत हो गई थी। तो बहरहाल देर से ही सही एक बार पीड़ित परिवार को न्यायपालिका से ये फैसला जो आया है उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट भी है। शाहजहांपुर के प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। देखिए, अब लंबे अरसे के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में बिगुल बज चुका है और वहीं संभल में आज नगर निकाय चुनाव का नामांकन शुरू हो गया है और वहीं आज 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नगर निकाय चुनाव का जो है नामांकन होगा और वहीं 9 अप्रैल से आचार संहिता संभल में लग चुकी है और सभी पार्टियां के होर्डिंग्स जो हैं उतार दिए गए हैं और संभल प्रशासन नगर निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट है और वहीं पूरे संभल में सब लाइन्स की टीम भी MCC पर नज़र रखे हुए है, जिससे कि चुनाव प्रभावित ना हो। संभल चुनाव के लिए कमर कसली है संभल ने और कमर कसने के बाद संभल तैयार है और जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में तैयारियां जो निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसी को लेकर शासन जो है शासन के अनुरूप जिला प्रशासन चल रहा है और वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सीधे निर्देश दिए हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले भर में शांतिपूर्वक और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस फोर्स लगा दिए गए हैं और वहीं संभल में आज सभी तहसीलों पर, तीनों तहसीलों पर नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन हुआ है और वहीं संभल में जो बूथ तैयार किए गए हैं वहाँ पर फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगा दिया गया है। अब कोई भी लापरवाही नहीं होगी, शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी पूरे संभल में और संभल पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट है और वहीं जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर 4,18,000 से भी अधिक जो मतदाता हैं नगर निकाय चुनाव का मतदान करेंगे और वहीं मतदान करके अगर जो विकास करने वाला जो होगा उसके लिए प्रत्याशी चुनेंगे और संभल में जो जिस तरह से प्रत्याशी के लिए लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है तो वहीं कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो होर्डिंग्स लगे हुए थे नेताओं के वो हटा दिए गए हैं और जिला प्रशासन शासन के अनुरूप चल रहा है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज़। 760 सीटों को लेकर नगर निकाय चुनाव का तारीखों का ऐलान होने के बाद से आज से
प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए समय और तारीख सुनिश्चित कर दी गई है। 4 मई और 11 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को मतगणना होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो भी प्रत्याशी महापौर या पार्षद या अध्यक्ष जिस पद पे भी खड़े होना चाहते हैं, आज से नामांकन करने शुरू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सभी सीटों को लेकर जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं वो नामांकन अपना करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन संजय के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई, अधिसूचना जारी हो गई। उसके दूसरे दिन क्योंकि गोंडा का चुनाव प्रथम चरण में होना है, गोंडा जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने सारे अधिकारियों की एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने उन्हीं अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि जितने ARO हैं ये अपने अपने क्षेत्र में अधिसूचना जारी कर दें, क्योंकि आज से नामांकन भी शुरू हो गया है। गोंडा जनपद में 3 नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, 7 नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है, जिसमें से गोंडा नगर पालिका परिषद के 27 सभासद, वहीं चूँकि कर्नलगंज में 25 सभासद, नवाबगंज में 27 सभासद, मनकापुर में 10 सभासद, इस तरह से कुल 178 सभासदों का भी चुनाव होना है। जितनी तहसीलें, गोंडा में 4 तहसीलें, गोंडा सदर है, कर्नलगंज, तरबगंज और मनकापुर, सारी तहसीलों को वहाँ टेबल लगा दी गई है। एक टेबल पर 5 से 10 सभासदों का जहाँ नामांकन होना है, वहीं अध्यक्षों के लिए अलग अलग टेबल की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने शासन की मंशा बताते हुए बड़ा स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि चुनाव की शुचिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सारे अधिकारी पूरी तरह से लग जाएं, पारदर्शिता बनी रहे, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, ये शासन की मंशा है। और इसमें अगर कोई अधिकारी किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो वो अक्षम्य होगा। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। जिला अमरोहा में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ नामांकन। डीएम एसपी ने नामांकन स्थलों का, सभी नामांकन जिले में जितने भी नामांकन स्थल बनाए गए सभी का जायजा लिया और सभी पर निरीक्षण भी किया। जिले में 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत में चुनाव होना है और 9 निकाय में 196 वार्ड भी बनाए गए हैं और 185 मतदाता केंद्र भी बनाए गए हैं। जिले में 34 सेक्टर, पूरे जिले को 34 सेक्टर और 12 जोन में बांटा गया है। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा नगर पालिका के जो GIC कॉलेज में नामांकन का जो कार्य है वह चल रहा है, मगर आपको हम बता दें, देखने वाली बात यह होगी कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने अभी तक नामांकन पर्चा नहीं भरा है, क्योंकि सभी जितने, चाहे वो मेंबर हों या पालिका अध्यक्ष के पद हेतु हों, किसी ने भी अभी तक नामांकन अपना नहीं कराया, क्योंकि सभी जो कार्यकर्ता हैं वो सभी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो। किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक ना किसी सभासद के लिए और ना ही पालिका अध्यक्ष जो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कोई भी जो नामांकन अभी नहीं किया गया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जुगाड़ बढ़ाने में लगे हुए हैं और सभी जो पार्टी कार्यालयों के चक्कर काटने में जुटे हुए हैं। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। वक्त बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं। हालांकि यहां से शहर की दूरी महज 4 किलोमीटर है। आज दोपहर 2:15 पर प्रयागराज की पुलिस साबरमती जेल पहुंची और वहां वारंट V के तहत अतीक अहमद को वहां से लेकर के निकली है। ये वही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जहां से अतीक अहमद को निकाला जाएगा। हालांकि अतीक अहमद के गुनाहों का जो फैसला है वो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिए हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अतीक अहमद का जो काफिला होगा वो यहाँ से सुबह 4 और 5 बजे के बीच निकलने की संभावना बताई जा रही है।
क्योंकि पिछली बार जब अतीक अहमद निकला था इसी रास्ते से, उस दौरान लगभग 20 से 22 घंटे का समय लगा था। अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। राजू पाल हत्याकांड में जिस तरह अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिली है, ठीक उसी तरह राजू पाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह उमेश पाल है, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक को गुनहगार माना गया है। इसी को लेकर के प्रयागराज की पुलिस अहमदाबाद के साबरमती जेल से निकल चुकी है और देर शाम तक प्रयागराज के नैनी जेल में शिफ्ट भी हो जाएगी। हालांकि यूपी सरकार ने कहा है कि अतीक अहमद की गाड़ी को हर 400 किलोमीटर की दूरी पर उसकी चेकिंग कराई जाए, ताकि गाड़ी में किसी तरह की कोई समस्या न हो। जो कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अतीक अहमद की गाड़ी पलटा दी जाएगी या पलट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यूपी की योगी सरकार पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अतीक अहमद को लेकर के ऑन रोड इस दौरान पहुंची है। जबकि अभी सूचना ये मिली है कि अतीक अहमद का जो काफिला है वो राजस्थान के कोटा शहर में प्रवेश कर चुका है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। सुल्तानपुर में अज्ञात कारणों से खेत में लगी आग। गेहूं के खेत में आग लगने से कई बीघा गेहूं जलकर हुई खाक। बताया यह जा रहा है कि आधा दर्जन किसानों के मेहनत पर पानी फिर गया। सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी की माने तो हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। दरअसल यह मामला बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अलीगंज टिकरिया गांव का है, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। लगभग 10 बीघे खेत जलकर खाक हो गया। वहीं पर जब तक लोग समझ पाते कि यह आग पर किस तरीके से काबू पाया जाए, वहीं इस पर सूचना दी गई दमकल विभाग को, लेकिन जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचता तब तक सब जलकर खाक हो गए थे। वहीं सूचना पर पहुंचा राजस्व विभाग की टीम और इस हुए नुकसान का आकलन किया और आकलन कर वह भरपाई की बात कही जा रही है। लालजी कुमार, प्राइम न्यूज़, सुल्तानपुर। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन हुआ सतर्क। आज इसी कड़ी में जिला अधिकारी ने अचानक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों के साथ अचानक जिला महिला अस्पताल पहुंच गई, जहां पर उन्होंने जायजा लिया और मॉक ड्रिल कराया। दरअसल सुल्तानपुर के जिला अस्पताल आज अचानक जिला अधिकारी जसजीत कौर अपने अधिकारियों के साथ पहुंची, जहां पर उन्होंने मॉक ड्रिल कराया। मॉक ड्रिल कराने के बाद उन्होंने तत्काल सभी दवाओं और ऑक्सीजन प्लांट व बेड वेंटिलेटर सहित तमाम चीज़ों का जायजा लिया। हालांकि इस पर उन्होंने जिलाधिकारी ने यह सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी मरीज ग्रसित होकर आता है बुखार से तो उसे तत्काल चेक किया जाए और उसे भर्ती कराया जाए। सुल्तानपुर से लालजी कुमार, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से चोरी हुए लाखों रुपए के माल को पुलिस ने बरामद करते हुए दुकान में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों में एक कक्षा 11वीं का छात्र भी शामिल है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चोरी की घटना का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में 211 कपड़ों को चोरी किया गया था और कक्षा 11वीं का छात्र चोरी के माल से अपनी नई रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान खोलना चाहता था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 आरोपियों के कब्जे से चोरी हुए 211 कपड़े, 2 तमंचे, 1 सेंट्रो कार और कारतूस बरामद किए हैं। 100% चोरी के माल को बरामद करने के बाद व्यापारियों में स्थानीय पुलिस का फूल माला पहनाकर पुष्प वर्षा करते हुए सम्मान किया है। कैमरामैन इमरान के साथ मैं अदनान इबाद, टाइम न्यूज़, बुलंदशहर। माफिया अतीक अहमद के ऊपर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह अभी हाल फिलहाल साबिर के ऊपर हुए हमले में माफिया अतीक अहमद
उनके भाई अशरफ एवं उनके बेटे अली को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। माफिया अतीक अहमद के साथ ही साथ उनके बेटे अली और 13 लोग जो कि इसमें मुख्य रूप से आरोपी बताए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि मामला 2019 का है, जब माफिया अतीक अहमद अपने गुर्गे को भेजते हैं साबिर को धमकाने के लिए। 3 गाड़ियों पे असलहों से लैस होकर उनके गुर्गे साबिर के पास पहुंचते हैं और साबिर के घर में पहुंचकर उनसे मारपीट करते हैं और 1 करोड़ की रंगदारी मांगते हैं। बोलते हैं 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, जिसको लेकर वो काफी डर जाते हैं और अपना घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। डर के मारे वो पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं, न ही उनको सीसीटीवी फुटेज देते हैं और न ही मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। लेकिन एक बार यूपी में योगी सरकार बनने के बाद जिस तरह माफिया अतीक अहमद के ऊपर नकेल कसी जा रही है, लगातार उसके जितने भी कारनामे हैं उनको खोद के निकाला जा रहा है, तो इसको देखते हुए उनका भी मनोबल बढ़ा और उन्होंने फिर से जाकर अपनी एफआईआर लिखाई और उस एफआईआर में 13 लोगों को नामजद किया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर माफिया अतीक अहमद के ऊपर मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। अब उनको इस मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा। उनका बेटा अली जो कि जेल में बंद है, उसको भी इस मुकदमा का सामना करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या साबिर को इंसाफ मिलता है। 2019 में जो उनके साथ ये कृत्य हुआ था, उसकी भरपाई क्या ये माफिया करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र सोनभद्र के रावटगंज कोतवाली इलाके के हिंदुआरी मोड़ के पास ईश्वर चंद्र डिग्री कॉलेज के पास 2 पिकअप वाहन में 170 किलो गांजे के साथ 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि एसओजी प्रभारी और कोतवाली पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर हिंदुआरी मोड़ पर घेराबंदी की गई थी, जिसमें 2 पिकअप वाहन में उसका नंबर प्लेट बदलकर 170 किलो गांजा चंदौली ले जाया जाना था। जब गिरफ्तार हुए लोगों से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर हम चंदौली ज़िले के कंदवा थाने के घोसवा गांव में राजन सिंह नाम के व्यक्ति के पास यह गांजा लेकर जा रहे थे। गांजे की कीमत पुलिस ने 20 लाख बताई है। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। मैं इस वक्त बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़ा हूं, जहां एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हालांकि ये वारदात जसपुरा थाना क्षेत्र के खरई गांव से बताई जा रही है, जहां एक 50 वर्षीय युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका शव मिला। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी तो मौके पर एसपी अभिनंदन ने डॉग स्क्वाड के साथ पर घटना स्थल का निरीक्षण किया। तो वहीं उन्होंने दावा किया है कि और भी कोई तथ्य हो सकते हैं, जिसका पोस्टमार्टम के बाद खुलासा किया जाएगा। लेकिन अगर परिजनों की माने तो परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। लेकिन एसपी अभिनंदन ने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवला गांव में हुई 2 साल के मासूम की बच्ची की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को बलिया से गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डीसीपी राजीव दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि जो आरोपी है उसने पुलिस को बताया है कि बदला लेने और पैसों के लालच में उसने 2 साल की मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और आरोपी लगातार परिवार वालों के साथ पुलिस की पैरवी भी कर रहा था ताकि पुलिस को ये जानकारी ना पता चल सके कि वह आरोपी खुद इस हत्याकांड में शामिल है। लेकिन पुलिस ने चंद घंटों के बाद जब पुलिस को इस हत्या के बारे में जानकारी हुई तो पुलिस ने तत्काल 3 टीमों को रवाना किया और ये देख आरोपी वहां से भाग गया। कड़ी मशक्कत के बाद और सर्विलांस की टीम की मदद से पुलिस ने
आरोपी को बलिया से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं कई और चौंकाने वाले जो खुलासे हैं वो भी सामने आए हैं। दरअसल जो आरोपी है, यानी कि जिसने 2 साल की बच्ची की हत्या की थी, वो आरोपी पड़ोस में रहने वाला था और जो पीड़ित परिवार है वो अपना मकान बना रहे थे। उनको उस आरोपी को ये लगा कि इनके पास पैसा है और इस समय अगर मैं इनकी बच्ची को गायब कर दूंगा और इनसे पैसे की डिमांड करूंगा तो ये मुझे पैसे दे देंगे। लेकिन जब वो बच्ची को वहाँ से ले गया तो बच्ची जोर जोर से रोने लगी, जिससे डर के उसने बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को सूटकेस में छुपा दिया। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज़। औरैया जनपद के अजीतमल के तहसील के तहसीलदार के सरकारी कार चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि तहसीलदार का चालक देर शाम तहसीलदार अजीतमल को उनके सरकारी आवास पर छोड़कर गाड़ी खड़ी कर अपने घर पैदल जा रहा था। अचानक गिरकर बेहोश हो गया, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन तत्काल CSC अजीतमल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर स्थानीय अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे, तो वहीं मृतक चालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं चालक की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, आपको बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जनपद की, जहाँ सिद्धार्थनगर जनपद को उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। जिस तरीके से ई-पेपरलेस कार प्रणाली सिद्धार्थनगर जिले में लागू की गई, कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर जिला प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में आया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश पे ई-ऑफिस का शुरुआत किया गया था। वहीं ई-ऑफिस की शुरुआत से सिद्धार्थनगर जनपद को पहला स्थान मिला है, जिसमें अधिकारियों द्वारा इसमें विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जिस तरीके से कि जो ई-पेपरलेस मामला कार प्रणाली है, कि जिस तरीके से पुलिस कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है कि पेपर के बिना जिस तरीके से कंप्यूटर पर सारे कार्य के लिए, कि जिससे कार्य जो अभी लेखा जोखा है, फिर या जो जांच प्रक्रिया है, सबको लेकर कि जिससे कंप्यूटर पर किया जाए, पेपर से काम कम किया जाए, इसको लेकर सिद्धार्थनगर को पहला स्थान उत्तर प्रदेश में मिला है। कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर के लिए एक अच्छी खबर है और पुलिस वालों के लिए, जो सिद्धार्थनगर के पुलिस वाले हैं, ये गौरवान्वित कर रहे हैं कि सिद्धार्थनगर को उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मिला है। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, प्राइम न्यूज़, सिद्धार्थनगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूँ अवधेश अवस्थी। जिलाधिकारी औरैया PC श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में चल रही विकास योजनाओं को लेकर के समीक्षा बैठक की। तो वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी को योजना में रुचि न लेने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही आवारा गौवंशों को गौ आश्रय स्थल पर भेजने को लेकर के शासी अधिकारी नगरपालिका नगर पंचायत को भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने 2 दिन में सभी गौवंशों को गौ आश्रय स्थल में भेजकर रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्चना श्रीवास्तव सहित तमाम जनपद के अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। जिलाधिकारी PC श्रीवास्तव ने जो लाभप्रद योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोई भी लाभार्थी किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रह सके। वहीं जनपद में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए हैं। जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनको भी शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक वृद्ध महिला को बंधक बनाकर उसके घर में लाखों की लूट और गहने लेकर चक्कर हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र की, जहाँ जो थाना क्षेत्र के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आज जो है एक बदमाशों ने 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक जो वृद्ध महिला थी उसके घर पर गए और उसकी जो बहू थी वो वहाँ एक स्कूल में टीचर थी और स्कूल में एडमिशन कराने के नाम पर, बच्चों का एडमिशन कराने के नाम पर उसके घर पहुँचे और बोले हमें एडमिशन कराना है
बुढ़िया ने गेट खोल दिया, जो वृद्ध महिला थी उसने गेट खोल दिया है। गेट खोलने के बाद वो जो नकाबपोश बदमाश थे तीनों अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद उन्होंने जो वृद्ध जो महिला थी उसको बंधक बनाकर उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और घर में जितना भी जेवरात और नकदी थी लेकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर वहां जो एसपी अमरोहा आदित्य लांगे वह भी वहां पहुंच गए और उनके साथ डीआईजी मुरादाबाद सुलभ माथुर भी मौके पर पहुंच गए। मौके की जो घटना स्थल का मुआयना करने लगे। जानकारी देते हुए जो मुरादाबाद डीआईजी सुलभ माथुर ने बताया है कि मामला गंभीर नज़र आ रहा है। इसमें जो आरोपी हैं वो आसपास के ही देखने में लग रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ जो जेवरात और पैसा था वो सब ले गए, मगर कुछ पैसा वहाँ उनसे वो छोड़ भी गए नकाबपोश बदमाश। इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। क्राइम न्यूज़ संजय कुमार अमरोहा। सूरजपुर थाना क्षेत्र में आज अचानक 2 झुग्गियों में सिलेंडर के फटने से आग लग गई, जिसके बाद जो आग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने आसपास की जो झुग्गियाँ थी उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आला अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में 2 लोगों के झुलसने की अभी सूचना मिली है। हालांकि कोई और ऐसा व्यक्ति का मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो, लेकिन 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर तत्काल पहुंचकर आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। आग जो है सिलेंडर फटने के कारण लगी थी, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो सामान्य है। आग पूरी तरह से बुझा दी गई है और जो 2 घायल हुए हैं उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से नदीम सैफी, प्राइम न्यूज़।